私たちのストーリー। एक समय पूर नाम के गांव में गुंजन नाम की लड़की रहा करती थी। गुंजन के माता पिता बड़े बूढ़े थे और उसके पापा अक्सर बीमार रहा करते थे और माँ को भी खांसी और दमे की शिकायत थी। गुंजन का कोई भाई भी नहीं था। वो घर में अकेली काम करने वाली थी। वो गांव-गांव जाकर बर्गर बेचा करती थी। बर्गर ले लो, बर्गर, बढ़िया गर्मा गर्म बर्गर, चीज बर्गर, पनीर बर्गर, बर्गर ले लो, बर्गर। अरे ओ बर्गर वाली, मेरे बच्चों को तेरे बर्गर ही पसंद है, जरा तो बर्गर तो दे दो सही। बस अभी बना रही हूँ जी, और पसंद आएंगे क्यों नहीं। बर्गर को मेरे से अच्छा और कोई नहीं बना सकता। ये लो बर्गर, वो भी 2 पनीर वाले। ये लो 5 रुपए, 2 बर्गर के पैसे। लेकिन ये पनीर वाले बर्गर हैं, 10 रुपए हुए इनके। चलो कोई नहीं, मैं ले लेती हूँ, वैसे भी बोनी का समय है। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ जाती है। बर्गर ले लो, बर्गर, पनीर बर्गर, चीज बर्गर, बर्गर ले लो, बर्गर, बढ़िया बढ़िया गरम बर्गर। अरे देखो आ गई बर्गर वाली दीदी। अरे राहुल, सुरेश, पंकज, आओ देखो दीदी आ गई है हम सबको बर्गर देने। सब आराम से, अभी देती हूँ, और लाइन में आ जाओ। ऐसे एक दूसरे के ऊपर धक्का मत दो। मैं सबको गर्मा गर्म बर्गर दूंगी। ये लो, और बताओ पनीर वाला बर्गर अच्छा है या चीज वाला? जल्दी से बताओ। गुंजन दीदी, आपके बर्गर तो बहुत अच्छे हैं, एकदम गर्मा गर्म। मजा आ जाता है इनको खाकर। पनीर वाला बर्गर खाकर मुझे मजा आ जाता है। मुझे तो रोज आपका बर्गर खाना अच्छा लगता है। अरे जब ही तो तुम्हारे लिए अपने गांव से इतना चलकर आती हूँ, बर्गर लेकर सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुमको अच्छे वाला गर्मा गर्म बर्गर खिला सकूं। गुंजन सारे दिन गांव-गांव जाकर बर्गर बेचकर आ जाती है। गुंजन सभी का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। वो ताजे आलू का ही बर्गर और टिक्की बनाया करती थी। गुंजन को बर्गर बनाना उसके पापा ने उसे सिखाया था। तभी उसके पापा की तबीयत खराब होने के कारण गुंजन इस काम को करने लगी। गुंजन घर का राशन लाकर, माँ देखो मैं घर का राशन लेकर आ गई, और पापा तुम्हारा जो पनीर खाने का मन था ना, मैं लेकर आ गई। आज मेरे सारे बर्गर बिक गए, इसीलिए सोचा कि आप लोगों के लिए आज पनीर की सब्जी बनाकर खिलाऊं। आज पापा की पसंद की पनीर की सब्जी ही बनाना, पापा खुश हो जाएंगे बड़े। मेरी प्यारी बच्ची मेरे लिए मेरी पसंद का पनीर लेकर आई है आज। मेरा कितना ख्याल रखती है, ये कितनी मेहनत करती है। इस काम में मेहनत भी बहुत लगती है। मैं जानता हूँ, सुबह से लेकर रात तक बर्गर का ठेला तू गांव-गांव लेकर जाती है। काश अगर मैं सही होता तो तुझे ऐसा काम नहीं करने देता। अरे पापा, आप मुझे ऐसा बोलकर शर्मिंदा कर रहे हो। अपने काम में क्या मेहनत करना, अपना काम तो अपना ही होता है ना। आप ऐसा मत बोलो। वैसे भी हर कोई माता पिता यही चाहता है कि उनका बेटा या बेटी उनकी बड़े होकर मदद करे। तो फिर बताओ, मुझे इस काम में क्या दिक्कत है? गुंजन सही तो बोल रही है जी। अगर हमारा कोई लड़का होता तो क्या वो गुंजन को काम करने देता? और जब आपकी तबीयत ठीक थी तो आपने बड़ी मेहनत की। अब आपकी तबीयत खराब है। अब तो हमें खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें गुंजन जैसी लड़की दी है, जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही है। गुंजन सच में अपने माता पिता का बहुत ही ज्यादा सेवा किया करती थी। वो कुछ अन्य काम करने से मना भी नहीं करती थी। ऐसे ही कुछ दिन उसके बड़े अच्छे गए। फिर एक दिन जब गुंजन बर्गर बेचने गई किसी गांव में, बर्गर ले लो, बर्गर, बढ़िया बर्गर, एकदम गर्मा गर्म बर्गर, पनीर वाला बर्गर, चीज वाला बर्गर। अरे ये क्या, बच्चे कहाँ गए? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे सुनो बेटा, आपके दोस्त कहाँ गए? आप सब तो मेरे बर्गर खाते हो ना, लेकिन आज कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों? आपके साथ के बच्चे कहाँ गए? अरे दीदी, अब हम सब आपके बर्गर नहीं खाएंगे। गांव में एक नया बर्गर वाला आया है और वो आपसे भी कम दाम में बर्गर देता है, वो भी पनीर लगा हुआ। हम सब तो आज से उसी का बर्गर खाया करेंगे।
नया बर्गर वाला, ये कौन आ गया? अब मैं जाकर देखती हूँ, ऐसे कैसे कोई आ गया। गांव में एक बर्गर वाला अपना बर्गर बेच रहा था। अरे क्यों बच्चों, कौन सा बर्गर दूं आपको? मलाई पनीर बर्गर या फिर सिका हुआ बर्गर? मेरे यहाँ बर्गर अच्छे और बड़े ही स्वादिष्ट हैं। देखो कितने अच्छे बर्गर है मेरे पास। पैसे सिर्फ 3 रुपए, चाहे कोई सा भी बर्गर खाओ। अरे ये तो बहुत अच्छा बर्गर है और आज से मैं उस लड़की का बर्गर नहीं खाऊंगा। हमें यहाँ पर अच्छे और नए तरह तरह के बर्गर खाने को मिल रहे हैं, वो भी केवल 3 रुपए में। हाँ भाई यार, तुम सही बोल रहे हो। आज के बाद उस बर्गर वाली का बर्गर नहीं खाएंगे। ये भाई तो सिर्फ 3 रुपए में दे रहा है, वही बर्गर, और दीदी तो 5 रुपए में देती है। भैया मैं आज से तुम्हारे यहाँ से ही बर्गर खाऊंगा। अरे इस तरह से ये रोज बर्गर वाला आएगा तो मेरा काम कैसे चलेगा? अब मैं क्या करूं? मेरा तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गुंजन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है, जब से ये नया बर्गर वाला आया था उसका काम बहुत ज्यादा कम हो गया था। फिर दिन पर दिन गुंजन के घर पर भूखमरी आने लगी। बर्गर ले लो, बर्गर, बढ़िया गर्मा गर्म बर्गर ले लो। अरे नहीं नहीं बहन, अभी अभी मेरे बच्चों ने उस नए बर्गर वाले से बर्गर खाया है और वो बर्गर अच्छे रेट पर भी देता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बर्गर ले लो, बर्गर, बढ़िया बर्गर ले लो। अरे ओ बर्गर वाली, अब से कोई भी तेरे यहाँ का बर्गर नहीं खाएगा। मैं शहर से एकदम बढ़िया बर्गर बनाने की मशीन लेकर आया हूँ। मेरे बर्गर के आगे तेरा बर्गर अब कोई नहीं लेगा। अरे आज भी मेरा काम बढ़िया नहीं हुआ, चलो घर चलती हूँ। गुंजन उदास होकर घर आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? आज भी तुम्हारे बर्गर नहीं बिक पाए? अरे नहीं माँ, जब से वो नया बर्गर वाला आया है, जब ही से कोई भी मुझसे बर्गर नहीं लेता, सब उसी का बर्गर खाते हैं। एक दिन गुंजन बर्गर बेच रही थी, जब ही उसने सुना कि गांव के ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। देखो बहन जी, आपके बच्चों ने खराब आलू का कुछ खाया है, जिसकी वजह से आपके बेटे की तबीयत खराब हुई है। पहले गांव में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। बेचारे बच्चे अब बीमार हो रहे हैं। चलो मैं घर चलती हूँ, पापा घर पर इंतजार कर रहे हैं। ये तो नया बर्गर वाला है और ये रमेश आलू वाले से क्या बात कर रहा है? गुंजन उसकी बात सुनती है। देखो भाई, तुमको सड़े हुए आलू देता हूँ, कहीं किसी ने देख लिया, अगर तुमको किसी ने पकड़ लिया तो? अरे भाई, गांव में लोग और बच्चे सिर्फ सस्ता बर्गर मांगते हैं, सारे के सारे पागल हैं। मैं इन सड़े हुए आलू से बर्गर बना देता हूँ और किसी को पता भी नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात कि मैं आधे रेट में देता हूँ। अब किसी को क्या पता कि बच्चे पूरा दिन क्या क्या खाते हैं। तुम परेशान मत हो, मैं तुमको पैसे दे देता हूँ, तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हारा क्या जाता है भाई? अच्छा, यही दोनों बच्चों को बीमार कर रहे हैं। मुझे ये बात सरपंच को बतानी पड़ेगी। अरे क्या हुआ बेटी, आज तुम मेरे पास आई हो? अच्छा, गांव में उस बर्गर वाले की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। मैं अभी अपने आदमियों को लेकर चलता हूँ। अरे आज तो खुद सरपंच जी मेरे पास बर्गर खाने आए हैं। क्या बात है? नमस्ते सरपंच जी, बोलिए कौन सा बर्गर दूं आपको? अरे नहीं नहीं, आज तुमको और रमेश को अपनी तरफ से तुम्हारे बर्गर खिलाना चाहता हूँ। तुम कितनी मेहनत करते हो, तो सोचा आज तुमको तुम्हारे ही बर्गर खिला दूं अपने पैसे से। इसीलिए आज मेरे साथ तुम दोनों भी बर्गर खाओगे। अरे सरपंच जी, मुझे और जगह आलू को देने जाना है, थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर और किसी दिन खाऊंगा बर्गर आपके साथ। अरे और सरपंच जी, मैं तो खुद बर्गर बनाता हूँ, घर पर ही खाकर आता हूँ। मेरा तो पेट बिल्कुल भरा है, इसीलिए मैं आपके लिए बना देता हूँ अच्छा सा बर्गर पनीर वाला। अरे ओ लड़को, इन दोनों को पकड़ो और दोनों को जबरदस्ती बर्गर खिलाओ। अरे बहुत बेकार है, ये सड़े हुए आलू से बना है इसने। अरे तूने ये सब क्यों बोल दिया? सच बोल दिया। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? गांव में बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से इन दोनों को गांव से बाहर कर दो जल्दी। नए बर्गर वाले को गांव से बाहर करने के बाद सरपंच ने गुंजन को एक बड़ी दुकान उस गांव में खुलवा दी और गांव में
उसके अलावा किसी और बर्गर वाले की अनुमति को मना कर दिया। फिर गुंजन से पूरे गांव के लोग फिर से बर्गर खाने आने लगे और देखते ही देखते गुंजन का काम अचानक चलने लग जाता है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. के राजमहल को जाने वाली सड़क पर एक आदमी रोता चिल्लाता जा रहा था। हाय, बकरी मेरे 2 गांव खा गई। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि बकरी 2 गांव कैसे खा सकती है। बढ़ते बढ़ते ये खबर बादशाह अकबर तक पहुंच गई। बादशाह ने उस व्यक्ति को दरबार में बुला भेजा। देखते ही वे पहचान गए कि वह वही किसान है जिसे उन्होंने 2 गांव भेंट के रूप में दिए थे। किंतु बकरी कैसे गांव खा सकती है, ये उन्हें समझ न आया। किसान से कुछ पूछने से पहले पूरा घटना चक्र उनकी आंखों के सामने घूम गया। बादशाह को याद आया कि कुछ समय पूर्व जब वे आगरा के पास एक गांव में गए थे, तब बहुत थक जाने पर जल ढूंढते हुए उन्हें यह किसान गन्ने के खेत में मिला था। उन्होंने किसान को थोड़ा गन्ने का रस पिलाने के लिए कहा। किसान तुरंत लोटा भर गन्ने का रस ले आया। गन्ने का रस पीकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अरे वाह, ऐसा स्वादिष्ट रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। जी महोदय, और ये केवल एक ही गन्ने का रस है, किसान बोला। क्या, केवल एक गन्ने का इतना सारा रस? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर। वास्तव में ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है। यदि उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्नों में रस ही ना निकले। किसान ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, तो तुम इसका कितना लगान देते हो? अकबर ने पूछा। किसान बोला, जी लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देता हूँ। बादशाह हैरान हुए, मात्र 25 पैसे? उन्होंने सोचा कि इतने अच्छे गन्ने के खेत का लगान मात्र 25 पैसे? दरबार पहुंचकर इसका लगान बढ़ा देना चाहिए। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के उपरांत बादशाह ने किसान को 1 लोटा रस और पिलाने के लिए कहा। किसान ने लोटा लेकर एक गन्ने का रस निकाला, मगर बहुत थोड़ा रस निकला। किसान ने एक के बाद 3-4 गन्ने तोड़कर उनका रस निकाला, मगर इस बार इतने गन्नों से भी लोटा नहीं भरा। अकबर ने पूछा, क्या बात है, इस बार लोटा नहीं भरा? जी हुजूर, लगता है कि अकबर बादशाह की नीयत में कोई खोट आ गया है, किसान ने दुखी मन से कहा। अकबर को लगा जैसे वे आसमान से जमीन पर आ गिरे हों। वे कहने लगे, क्या आदमी की नीयत में फर्क आने से पेड़ पौधों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है? जी हुजूर, जहाँ नीयत अच्छी हो वहाँ बरकत होती है, भंडार भरे रहते हैं। लालच और छोटापन आदमी को सुखी नहीं बना सकते, किसान ने उत्तर दिया। बादशाह को लगा कि आज वह पहली बार किसी से इंसानियत का पाठ पढ़ रहा है। उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं हुजूर, किसान ने संशय भरे स्वर में कहा। मैं ही बादशाह अकबर हूँ। अकबर के इस कथन से किसान घबरा उठा और बोला, महाराज, गलती माफ हो। नहीं नहीं, घबराओ मत। आज तुमने वह बात मुझे सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान भी न सिखा सके। आज से तुम्हारा लगान मैं बिल्कुल माफ कर देता हूँ। बस मुझे 1 लोटा गन्ने का रस और पिला दो। किसान प्रसन्न होकर खेत में गया। इस बार फिर एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। यह देखकर अकबर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक पीपल का पत्ता तोड़ा और उस पर किसान को 2 गांव देने का आदेश लिखकर दे दिया। पीपल का पत्ता किसान को देते हुए बादशाह बोले, कल राजमहल आकर पक्का कागज लिखवा लेना। बादशाह किसान को पीपल का पत्ता देकर लौट गए। किसान भी अपने काम में व्यस्त हो गया। किसान की बकरी आई और पत्ते खाने लगी। उन्हीं पत्तों में वह पीपल का पत्ता भी था।
किसान के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने चिल्लाने लगा कि अब पत्ते के बिना बादशाह उसे पहचानेंगे भी या नहीं। वह बकरी को कोसते हुए कहने लगा, हाय, बकरी मेरे 2 गांव खा गई। चिल्लाते हुए वह बादशाह अकबर के पास पहुंच गया। बादशाह को हंसी के साथ साथ उस पर दया भी आई। उन्होंने कागज पर किसान को 2 गांव देने का आदेश लिखा और उसे किसान को थमाते हुए बोले, अब अपने दोनों गांवों को बकरी से बंगाली बहू की रसोई। काजोल और जिगर की शादी हो जाती है। काजोल की सास अल्पना को अपनी बहू को लाने का बहुत चाव था, पर काजोल बंगाली थी। यही बात अल्पना को पसंद नहीं आ रही थी। काजोल भी कहीं न कहीं एकदम से बंगाली परिवार से गुजराती परिवार में आ गई थी, तो वो भी इस बात से थोड़ा घबरा रही थी। शादी करके तो तुम आ गई हो, लेकिन हमारी गुजराती रीति रिवाज भी तुम्हें सब सीखने होंगे। और रही बात भोजन की, तो हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है। तुम्हें चावल और मच्छी खाना छोड़ना होगा। माँ, मैंने काजोल को पहले कह दिया था कि हमारे घर पर शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है, और इस बात से काजोल को कोई ऐतराज नहीं है। जिगर की बात सुनकर काजोल कमरे में आकर जिगर से कहती है, तुम्हें तो पता है मछली और चावल मेरे पसंदीदा भोजन में से एक है। अब तुम ही बताओ, मैं ये सब खाए बिना कैसे रहूंगी? आज सुबह भी नाश्ते में मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरा। वही ढोकला थेपला कैसे खाऊंगी मैं ये सब रोजाना? तुम ही बताओ मिहिर। काजोल, तुम जानती हो ये शादी हम दोनों की सहमति से हुई है, तो हमें इस शादी को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं तालमेल तो बिठाना ही होगा। अच्छा, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। मिहिर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम अल्पना काजोल को कहती है, काजोल, मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है, घर में मेहमान भी आएंगे। इस बार मकर संक्रांति की सारी तैयारी तुम्हें ही करनी है, और हाँ, खिचड़ी का प्रसाद भी तैयार करना है। अब ये सब कैसे करूंगी? मैंने तो कभी ये प्रसाद वाली खिचड़ी बनाई ही नहीं। माँ को फोन करती हूँ। अरे तू चिंता क्यों कर रही है काजोल, मेरी सहेली सेजल भी गुजराती है, उससे पूछकर मैं तुझे सब बता दूंगी। तो एक काम कर, मैं तुझे उसका फोन नंबर दे देती हूँ, तो उससे फोन पर बात कर लेना। ठीक है माँ, मुझे उनका नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। काजोल जितना हो सकता था वो अपनी मम्मी की फ्रेंड सेजल से फोन पर पूछ लेती है, पर करना तो काजोल को खुद से था। काजोल, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, खिचड़ी बनने में अभी कितनी देर है? माँ जी, मैं बस बना ही रही हूँ, जल्दी से तैयार करो, तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है। आधे घंटे में खिचड़ी बनकर तैयार हो जानी चाहिए। अल्पना रसोई से भी आती हूँ। वो आ गई आपकी बहू। माँ जी, ये खिचड़ी का प्रसाद। खिचड़ी तो बड़ी स्वादिष्ट बनाई है काजोल बहू। हाँ, ये तो सच है, प्रसाद बहुत बढ़िया बनाया है, बिल्कुल गुजराती तरीके से। YouTube पर सही दिखाया था। हींग जीरे का छौंक, हींग जीरे की खुशबू से खिचड़ी और भी स्वादिष्ट हो गई। सब मेहमान बहुत खुश होकर जाते हैं, पर अल्पना अभी भी सुकून में नहीं थी। मुझे पता है, आज तुमने अपनी मम्मी की सहेली से पूछकर और YouTube पर देखकर जैसे तैसे प्रसाद की खिचड़ी बना ली, पर अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आगे अभी हमारे और भी रीति रिवाज हैं जिन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। एक प्रसाद की खिचड़ी बनाने से तुम गुजराती नहीं बन गई हो। अल्पना की बात सुनकर काजोल बहुत दुखी होती है और कमरे में ऐसे ही एक दोपहर अल्पना धूप में अचार और पापड़ सुखा रही थी। तभी उसकी पड़ोसन मनोरमा घबराई हुई आ जाती है। अरे अल्पना बहन, वो मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी बेटी प्रख्या जिस लड़के से प्यार करती है, अरे उसी के ऑफिस का वो लड़का, उसके घर रिश्ते की बात चल रही थी। वो लोग शाम को शगुन लेकर आ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है मनोरमा बहन, पर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? घबराने की बात यह है अल्पना बहन कि लड़के वाले बंगाली हैं और हम लोग गुजराती। लड़के ने फोन पर बताया है कि उसके दादा दादी भी साथ में आ रहे हैं और वो लोग बंगाली खाना ही खाते हैं। और लड़के ने कुछ पसंद की चीजें भी बताई हैं जो परिवार के लोगों के लिए बनानी है। कुछ समझ नहीं आ रहा बंगाली खाना कैसे बनाऊंगी, और प्रख्या को भी बंगाली साड़ी ही पहनकर तैयार होना है। अगर आप कहें तो मैं आपकी कुछ मदद करूं आंटी जी? देख नहीं रही हो मनोरमा बहन बड़ी परेशान है, तुम क्या भला मदद करोगी इनकी? अरे हाँ अल्पना बहन, तुम्हारी बहू भी तो बंगाली है। काजोल बहू, फिर तो बंगाली रीति रिवाज बहुत अच्छे ढंग से हो जाएंगे ना, कोई कमी तो नहीं रहेगी। आंटी जी, आप प्रख्या की सगाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। काजोल जो बंगाली साड़ी अपने दहेज में लाई थी वही प्रख्या को पहनाकर तैयार करती है। लड़के वाले प्रख्या को बंगाली तरीके से तैयार देख बहुत खुश होते हैं।
तरह तरह के बंगाली व्यंजन जब मनोरमा परोसती है तो सब बहुत वाहवाही करते हैं। मनोरमा लड़के वालों को काजोल और अल्पना से मिलवाती है। प्रख्या की सगाई का फंक्शन बहुत अच्छे से निपट जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद मनोरमा काजोल से कहती है, काजोल बहू, आज तुमने सचमुच मेरी बहुत सहायता की है। थैंक यू बेटा। आंटी जी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? प्रख्या मेरी बहन जैसी है। अल्पना, तुम्हारी बहू सचमुच गुणों की खान है। तुम्हें अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए। काजोल जैसी संस्कारी बहू जिस घर में भी जाती है उस घर को स्वर्ग बना देती है। शायद तुम ठीक कह रही हो मनोरमा, मैं काजोल के रूप में कोहिनूर हीरा पहचान ही नहीं पाई। काजोल, आज तुमने सचमुच मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अल्पना काजोल को गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद काजोल और अल्पना के बीच कभी कोई मतभेद नहीं